भारतीय इतिहास का आकाश असंख्य तारों से भरा है, परंतु उनमें से एक तारा ऐसा है जिसकी प्रभा शताब्दियों से अनंत लोकों को आलोकित कर रही है। वह तारा है महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक। अशोक का नाम लेते ही वह चित्र सजीव हो उठता है, जिसमें एक ऐसे वीर पुरुष का तेजस्वी चेहरा है जिसकी तलवार की धार पर साम्राज्य झुकते थे और जिसकी करुणा की गहराइयों में समस्त मानवता डूबती थी। कहा जाता है कि यदि सिकंदर महान भी अशोक के काल में होता तो उसे भी अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ती। इतना ही नहीं, यदि बाबर जैसा आक्रांता भी उस समय भारत भूमि पर आता तो अशोक उसे जंजीरों में बांधकर विजयी रथ पर प्रदर्शित करता। सम्राट अशोक का जन्म ईसा पूर्व 304 में मौर्य वंश के प्रतापी सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र के रूप में हुआ था। बाल्यावस्था से ही अशोक में असाधारण साहस, प्रचंड बुद्धिमत्ता और अदम्य इच्छा शक्ति के लक्षण दिखाई देने लगे थे। उसके मन में बचपन से ही स्वाभाविक वीरता थी जो उसे अन्य राजकुमारों से अलग करती थी। राज्याभिषेक से पूर्व संघर्ष। बिंदुसार के कई पुत्रों में से अशोक को प्रारंभ में सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में नहीं देखा जाता था, परंतु समय ने जो लिख दिया था उसे कोई टाल नहीं सकता था। बाल्यकाल में ही अशोक ने युद्ध कौशल, राजनीति और प्रशासन के सभी आयामों में अद्वितीय दक्षता प्राप्त कर ली थी। बिंदुसार ने उसे अवंती, वर्तमान मध्य प्रदेश का शासक बनाया। अवंती में अपने अद्वितीय शासन और न्यायप्रियता के कारण अशोक ने अपनी अलग पहचान बना ली थी। समय आया जब साम्राज्य के सिंहासन पर अधिकार के लिए संघर्ष शुरू हुआ। अशोक ने अपनी अद्भुत रणनीति, साहस और युद्ध कौशल के बल पर समस्त विरोधियों को परास्त कर दिया। यह संघर्ष रक्त रंजित अवश्य था, परंतु अशोक की दृष्टि में राज्य का हित सर्वोपरि था। अंततः तमाम विरोधों को कुचलकर अशोक ने मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर पदारूढ़ होकर इतिहास के स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत की। अखंड भारत का अधिपति अशोक का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बर्मा, म्यांमार तक विस्तृत था। आज के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के विशाल भूभाग पर उसकी सत्ता थी। केवल तमिलनाडु और केरल के कुछ स्वतंत्र राज्य ही अशोक के अधीन नहीं थे, अन्यथा संपूर्ण उपमहाद्वीप उसकी मुट्ठी में था। चीन तक भी अशोक के पराक्रम की गाथाएं पहुंची थीं। वहां के सम्राट तक इस बात से डरते थे कि यदि अशोक अपनी सेनाएं भेज दे तो चीन के साम्राज्य भी मौर्य साम्राज्य में समाहित हो जाएं। ऐसी थी उस समय भारतीय शक्तिशाली सम्राट की भव्यता, अशोक का युद्ध कौशल और रणनीति। अशोक केवल तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से भी युद्ध जीतता था। उसकी युद्ध नीति इतनी सटीक थी कि शत्रु बिना युद्ध किए ही हार मान लेता था। वह सेनाओं का कुशल संचालन, भौगोलिक परिस्थितियों का श्रेष्ठतम उपयोग और शत्रु के मनोबल को तोड़ने की अद्वितीय क्षमता रखता था। यह कहा जाता है कि यदि सिकंदर महान भी भारत विजय के समय अशोक के सामने पड़ता तो उसे पराजय का कटु स्वाद चखना पड़ता। सिकंदर ने जिन राजाओं को जीतकर विश्व विजेता का गौरव पाया था वे अशोक के सामने तुच्छ प्रतीत होते। अशोक केवल तलवार का नहीं, विचार का भी सम्राट था। कभी न थमने वाला विजय रथ। अशोक का रथ कभी थमता नहीं था। एक के बाद एक युद्ध में उसकी सेनाएं विजयी होती रहीं। विद्रोही प्रांत, बागी सरदार, विदेशी आक्रांता, कोई भी अशोक के तेज के आगे टिक नहीं पाया। अशोक की सबसे बड़ी विजय कलिंग के विरुद्ध थी, जिसने उसके जीवन को एक नया मोड़ दिया। किंतु उस युद्ध की चर्चा हम अगले भाग में विस्तार से करेंगे। सम्राट अशोक की तुलना अन्य सम्राटों से, जहां बाबर ने भारत में सिर्फ एक युद्ध जीतने के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी, वहीं अशोक ने अपने पराक्रम से भारतवर्ष को एकजुट कर एक अजेय साम्राज्य खड़ा किया। यदि बाबर अशोक के समय भारत आता तो अशोक उसे जीवित पकड़कर अपने महल में बंदी बनाता और उसकी सेनाओं को अपने अधीन कर लेता। इतिहासकार मानते हैं कि अशोक यदि चाहता तो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता था, किंतु उसमें साम्राज्यवाद की भूख नहीं थी, उसमें मानवता की ज्योति थी। वह जानता था कि तलवार से राज किया जा सकता है, परंतु दिलों पर राज्य केवल करुणा से संभव है। अशोक का चरित्र और व्यक्तित्व। अशोक केवल युद्धवीर नहीं था, वह एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल सम्राट था। उसके राज्य में सभी धर्मों को समान आदर मिलता था। उसने राजकाज में नैतिकता और करुणा को सर्वोपरि स्थान दिया। अशोक के शिलालेख आज भी उसकी नीति, धर्म और दर्शन के अमूल्य दस्तावेज हैं।
राज्य की समृद्धि और सुव्यवस्था। अशोक के शासनकाल में सड़कें और व्यापार को चिकित्सा संरक्षण मिला। विद्यालयों से व्यापारी और विद्वान भारत आने लगे। अशोक ने भारत को एक ऐसा राष्ट्र बना दिया जो न केवल सैनिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी विश्व गुरु बन गया था। पटना विश्व की सबसे भव्य नगरियों में से एक थी। विदेशी यात्री जब पाटलिपुत्र पहुंचते थे तो उसकी भव्यता देखकर चकित रह जाते थे। हर ओर सुव्यवस्थित बाजार, स्वच्छ सड़कें और सुरक्षा की अद्भुत व्यवस्था। धर्म विजय की तैयारी। कलिंग युद्ध ने अशोक के भीतर गहन आत्ममंथन को जन्म दिया था। परंतु राज्य के अन्य भागों में अशोक ने धर्म के प्रचार और अहिंसा की भावना का वह जानता था कि स्थायी राज्य का आधार केवल तलवार नहीं बल्कि न्याय और धर्म ही है। सम्राट अशोक का परचम उस समय तक समस्त भारत में लहरा चुका था। अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, हिमालय से लेकर गोदावरी तक अशोक के नाम से राजकुमार कांपते थे और उसकी तलवार की चमक से रणभूमि थरथराती थी। परंतु एक राज्य ऐसा था जो अब भी अशोक के साम्राज्य से स्वतंत्र था, कलिंग। कलिंग वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र एक समृद्ध, स्वतंत्र और स्वाभिमानी राज्य था। वहां के लोग वीर, स्वाधीनता प्रिय और उत्साही थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और यह बात अशोक की प्रतिष्ठा को चुनौती देने लगी थी। एक सम्राट जो अखंड भारत का एक छत्र अधिपति था, उसके लिए कलिंग का स्वतंत्र रहना मानो सिंहासन पर लगा एक कांटा था। सम्राट अशोक ने निश्चय किया, अब कलिंग को भी मौर्य ध्वज के नीचे लाना होगा, चाहे इसके लिए रणभूमि को रक्त से अशोक की सेनाएं विशाल, संगठित और अनुशासित युद्ध के लिए तैयार की गईं। हाथियों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की टापें, रथों की आवाजें और पैदल सैनिकों की नारेबाजी ने पाटलिपुत्र की धरती को गूंजा दिया। कलिंग ने भी समर्पण नहीं किया। उन्होंने अशोक के दूत को लौटा दिया और कहा, हम मर सकते हैं पर किसी के अधीन नहीं होंगे। अशोक ने निर्णय कर लिया, अब शब्दों से नहीं शस्त्रों से निर्णय होगा। कलिंग युद्ध का वर्णन करते समय इतिहासकार भी कांप उठते हैं। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, यह विनाश की लीला थी। अशोक की सेना में लाखों सैनिक, हजारों हाथी और युद्धक रथ थे। उन्होंने कलिंग की सीमाओं को चारों ओर से घेर लिया। 3 दिन और 3 रात तक युद्ध चला और हर क्षण रक्त की धाराएं बहती रहीं। कलिंग की जनता, राजा, सैनिक, किसान, स्त्रियां, सब ने अस्त्र उठा लिए। वे जानते थे कि यह अस्तित्व का युद्ध है। अशोक ने अपने क्रोध को खुलकर प्रकट किया। उसकी तलवार, जो अब तक न्याय का प्रतीक थी, अब नाश का यंत्र बन चुकी थी। हाथी बच्चों को रौंदते, घोड़े सैनिकों को रौंदते और तलवारें गर्दनें काटती रहीं। कलिंग का नाश हुआ, पर वह केवल एक राज्य का अंत नहीं था, वह एक युगांत था। नदी के किनारे खड़ा सम्राट। युद्ध समाप्त हुआ, कलिंग जल गया। हजारों शव नदी के किनारे पड़े थे। नदी का जल रक्तमय हो गया था। अशोक युद्ध में विजयी हुआ, पर उसके हृदय में एक अजीब सन्नाटा भर गया। वह विजयी होकर भी शांत नहीं था। वह नदी के किनारे खड़ा होकर शवों को देख रहा था, बच्चों के शव, वृद्धों की लाशें और स्त्रियों की चीखें। तभी एक बालक का शव अशोक के पैरों से टकराया। उसकी मुट्ठी में एक टूटी हुई ताबीज थी। अशोक थरथरा गया। उसके कानों में गूंजने लगी वे चीखें जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थीं। अंतर्द्वंद्व का आरंभ। उस रात अशोक सो नहीं सका। उसके मन में शांति नहीं थी, बल्कि एक ऐसा युद्ध आरंभ हुआ था जो तलवार से नहीं लड़ा जा सकता था। वह अपने गुरु उपगुप्त के पास पहुंचा। वहां अशोक ने पूछा, मैंने राज्य तो जीत लिया, पर मैंने क्या खो दिया है? गुरु उपगुप्त बोले, तूने कलिंग को जीता, पर क्या तूने स्वयं को पाया? अशोक मौन हो गया। तलवार का त्याग। अशोक ने अगली सुबह एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उसने अपने दरबार में घोषणा की, अब से मैं कोई भी युद्ध नहीं करूंगा। अब मैं तलवार नहीं, धर्म का प्रचार करूंगा। मेरी विजय अब शांति में होगी। यह घोषणा इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। एक ऐसा सम्राट जिसने अखंड भारत को जीता, अब कह रहा था कि मेरी असली विजय करुणा सम्राट बना धर्मराज। अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म को अपनाया। उसने अनेकों बौद्ध विहार, स्तूप और शिक्षालय बनवाए। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अब वह तलवार के बल पर नहीं, धर्म के माध्यम से सम्राट था। उसने शिलालेखों में लिखा, सभी जीवों से करुणा रखो, हिंसा को त्यागो, सत्य बोलो
और सभी धर्मों का सम्मान करो। अंतहीन विजय। अशोक की यह नई यात्रा भले ही युद्ध भूमि से दूर थी, पर यह कहीं अधिक शक्तिशाली थी। आज भी नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और चीन में अशोक के धर्म संदेशों की गूंज सुनी जाती है। बाबर, सिकंदर, चंगेज सब तलवार के बल पर आए और मिट गए, पर अशोक, जिसने तलवार छोड़कर करुणा को अपनाया, वह आज भी जीवित है। हर अशोक चक्र में, हर न्याय स्तंभ पर और हर उस हृदय में जो मानवता में विश्वास करता। कलिंग युद्ध ने अशोक को इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा